हेलो हेलो एवरीवन। आ गए हैं, लाइक 50 लोग तो आ ही गए हैं, तो स्टार्ट करती हूँ वरना फिर लेट हो जाएगा। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है, वॉइस क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। लास्ट लेक्चर से या लास्ट किसी भी क्लास से, पिछले 6 क्लास में किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है टॉपिक से रिलेटेड? टॉपिक का ही मतलब सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरी आवाज आ रही है? ओके सोनू, ठीक है। ठीक है फिर स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। आज का टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग, यानी कि फसलों की सुरक्षा और उनकी निगरानी। किसान जो है वो बहुत मेहनत करता है, पहली बात तो बीज बोता है, फिर पानी डालता है, और अगर फिर फसल पे कीड़े लग जाते हैं या कोई बीमारी हो जाती है तो उसको सही समय पे बचाना, ताकि उसकी पूरी मेहनत जो है वो पानी में ना मिले, मिट्टी में ना मिले। तो उसके लिए वो क्रॉप प्रोटेक्शन और क्रॉप पे ध्यान रखे, कैसे कैसे उसकी सुरक्षा रखे और उसकी निगरानी करे, ठीक है। उसके बारे में हम समझेंगे। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि फसलों की सुरक्षा करना क्यों जरूरी है। लर्न कॉमन पेस्ट कंट्रोल मेथड्स, पेस्ट को कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके के बारे में देखेंगे। देन आइडेंटिफाई क्रॉप डिजीज एंड देयर कॉजेज, पौधों की बीमारियां और उनके मुख्य कारणों के बारे में समझेंगे। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि क्रॉप मॉनिटरिंग में नए डिजिटल टूल्स का क्या रोल है उसके बारे में देखेंगे। देन सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर हेल्दी क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित खेती कैसे करना है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग क्रॉप फ्रॉम पेस्ट, डिजीज, वीड एंड environmental डैमेज। यानी क्रॉप प्रोटेक्शन यानी कि फसलों को कीड़ों से, बीमारियों से, या फालतू जो घास उग जाते हैं यानी कि वीड से, और मौसम से होने वाले नुकसानों से हमें बचाना का मतलब होता है क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। यानी फसलों की सुरक्षा। It helps farmer improve crop quality, increase production, reduce crop loss and maintaining healthy plants। यानी कि फसलों की सुरक्षा करना क्यों जरूरी है, ताकि हमारा जो क्रॉप है वो उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ जाए, पैदावार बढ़े उसकी, और नुकसान जो है वो बहुत कम हो। पौधे हमेशा जो है हेल्दी और मजबूत रहें। हमेशा याद रखना इस एक चीज को कि जो हेल्दी क्रॉप होते हैं वो ही ज्यादा आपको पैदावार देते हैं और ज्यादा लाभ देते हैं, ठीक है। व्हाट आर क्रॉप पेस्ट, यानी कि फसलों पे लगने वाले कीड़े क्या है, ठीक है। तो पेस्ट जो है वो एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि डैमेज करता है क्रॉप को और उसकी जो प्रोडक्शन है उसको कम करता है, ठीक है। हानिकारक कीड़े हैं या तो जीव होते हैं कुछ, ठीक है, जो फसल को है तबाह कर देते हैं। कुछ कॉमन पेस्ट जो है वो है इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े, रोडेंट्स यानी कि चूहे वगैरह, देन बर्ड्स यानी कि चिड़िया, और वीड जो कि लाइक खरपतवार उग जाते हैं, फालतू घास वगैरह जो उग जाती है खेतों में, फसल में हमारी। देन हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें कि लॉक्यूस्टस है, यानी कि टिड्डी, टिड्डी को हम लॉक्यूस्टस कहते हैं। देन कैटरपिलर है, यानी कि सुंडी। देन एफिड्स यानी कि जो लाही वगैरह होते हैं ना वो, ठीक है। ठीक है। इससे क्या नुकसान पहुंचता है, तो ये इफेक्ट करते हैं डैमेज लीफ को या फ्रूट्स को, यानी कि फल को, और जो पत्तियां होती है उनको काटते हैं, उनको खाते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको कम करते हैं।
और जो पैदावार है उसको भी कम कर देते हैं। ठीक है। क्रॉप डिजीज यानी कि क्रॉप डिजीज फसलों की जो बीमारियां है वो कौन कौन सी है और कैसे होती हैं। क्रॉप डिजीज आर इन्फेक्शन दैट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ। जैसे हमें इन्फेक्शन होता है वैसे ही पौधों में भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो किस किस वजह से होता है? फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, यानी कि जो फफूंद लग जाना या बैक्टीरिया की वजह से या किसी वायरस की वजह से खराब हो जाता है, या फिर बेमौसम कोई ऐसा मौसम हो जिसकी वजह से खराब हो जाए, तो उन वजह से उनमें क्या है, बीमारियां लग जाती है। उसके क्या क्या सिम्टम्स, यानी कि कैसे पता चलेगा कि पेड़ में जो है बीमारी हो रही है? तो उसके पत्ते जो है वो पीले पड़ जाते हैं। स्पॉट्स ऑन प्लांट, पौधों पे क्या है, काले भूरे जो है धब्बे लग जाते हैं। पौधे जो है मुरझा जाते हैं, यानी कि विटलिंग होती है उनकी। और ग्रोथ जो है वो एकदम पुअर यानी कि खराब होने लगती है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप मॉनिटरिंग, यानी कि महत्व क्या है, हमें क्यों हमें हमारी फसल पे जो है निगरानी रखनी चाहिए। क्रॉप मॉनिटरिंग मींस रेगुलरली चेकिंग क्रॉप कंडीशंस टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स अर्ली। क्रॉप मॉनिटरिंग करेंगे हम अपने खेत पर तो फसलों पे हम लगातार और रेगुलर इंटरवल पर नजर रखते हैं, ताकि किसी भी प्रॉब्लम को शुरुआत में ही पकड़ा जा सके। इससे क्या है, अगर हम शुरुआत में ही पकड़ लेंगे तो भारी नुकसान होने से बच सकता है। फार्मर्स क्या क्या ध्यान देते हैं, क्या क्या मॉनिटर करते हैं? प्लांट हेल्थ, बीमारियों के जो लक्षण है उसको देखते हैं। पेस्ट का क्या अटैक हुआ है, कोई कीड़ा तो नहीं लग गया, ये देखते हैं। कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं नजर आ रहे हैं, डिजीज सिम्टम, उसके बारे में देखते हैं। वाटर कंडीशन, यानी कि जो हमारा फसल है उसमें न्यूट्रिशन की या पानी की कोई कमी तो नहीं है। इससे क्या फायदा मिलता है? प्रॉब्लम जो है वो जल्दी डिटेक्ट यानी कि जल्दी मालूम पड़ जाती है। क्रॉप मैनेजमेंट जो है वो बेहतर हो जाता है हमें। ठीक है। और फसल का जो नुकसान हो रहा है वो भी ना के बराबर हो जाता है। पेस्ट कंट्रोल मेथड्स देखेंगे हम कि हम कीड़ों से कैसे बच सकते हैं। तो फार्मर जो है बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया और कल्चरल हो गया। केमिकल मतलब हम दवाइयां डालते हैं, जो केमिकल वाली दवाइयां होती है। ठीक है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग जो है कुदरती तरीके से जो बायोलॉजिकल कंट्रोल्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। देन मैकेनिकल में हम लोग या तो पिंजरा बनाते हैं, जाल लगाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम उसमें फंसा सके कीड़े मकोड़ों को। देन कल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि खेती को नए और सही तरीके से हम लोग अपनाते हैं। ठीक है। देन यूजिंग ट्रैप्स और नेचुरल प्रिडेटर्स टू रिड्यूस पेस्ट, यानी कि अगर हम लोग खेत में केमिकल डालने के बजाय कीड़ों को पकड़ने वाले ट्रैप, यानी कि जो पेस्टिसाइड फ्री ट्रैप्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें, या उन बड़े कीड़ों को, छोटे कीड़ों को खाने वाले हम कुछ बड़े कीड़ों का इस्तेमाल करें, हम आगे देखेंगे उसके बारे में। ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है ना? सोनी, आपको कौन से असाइनमेंट चाहिए? किसी के पास है वो लिंक तो यहाँ पे शेयर कर दो सोनी के लिए, जो असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है केमिकल पेस्ट कंट्रोल, यानी कि केमिकल से हम कैसे बताते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, किसान अपनी फसल को बचाने के लिए बाजार से खरीदे हुए कुछ केमिकल कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है। इसके फायदे क्या है? फास्ट एक्शन है, मतलब बहुत जल्दी असर दिखाता है, और कीड़ों को जो है भयानक हमला करने से पहले ही बचा लेता है। देन इसका नुकसान क्या है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है सबसे पहली बात तो। केमिकल जो है वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है इन्वायरमेंट के लिए, पानी के लिए, मिट्टी के लिए, है ना। और इससे क्या है, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट यानी कि जो हमारा फायदा कर रहे थे खेतों में, जैसे कुछ कैटरपिलर होते हैं, तो वो हमारी मदद कर रहे, वो किसान की मदद कर रहे होते हैं। वो क्या होते हैं, वो जमीन में जब छेद बना बना के अंदर जाते हैं ना,
ये जैसे मान लो ये मिट्टी थी, ठीक है, तो इसमें इसने छेद बनाया, अंदर गया, यहाँ चलता है, तो वो जहां भी चलता चलता है तो वो ऐसे होल्स बनाता है मिट्टी में। तो इससे क्या है, मिट्टी में पानी जो है अंदर जाने के लिए रास्ता मिलता है पानी को। तो ऐसे जो जरूरी कीड़े हैं वो जो हमारा फायदा कर रहे थे किसान का, केमिकल की वजह से वो भी मर जाते हैं। या फिर मधुमक्खी हो गई, मधुमक्खी मर जाती है, ठीक है। सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन, सॉइल जो है वो भी केमिकल से कंटेमिनेट हो रहा है, मतलब केमिकल जा रहा है सॉइल में भी, पानी में भी, है ना। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल्स, इको फ्रेंडली तरीके से अगर हम कीड़ों को मारने के लिए किसी केमिकल का नहीं बल्कि हम बायोलॉजिकल तरीके से अगर उसको मार रहे हैं, जैसे कि लेडी बग हो गई जो कि एफिड्स को खाती है। लेडी बग ऐसे रेड कलर की कीड़े होते हैं, ठीक है, लाल लाल रंग के होते हैं, उसपे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बने होते हैं, है ना। तो लेडी बग जो है वो छोटे छोटे एफिड्स यानी कि लाही को खाती है। जो कुछ चिड़िया है वो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है वो खेत से ले जाती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को। फिर बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो गए जो आपके खेतों को बचा रहे होते हैं। देन हमारे इससे हमें क्या फायदा मिलता है, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। पहली बात तो फसल को कोई नुकसान नहीं हो रहा, मिट्टी पॉल्यूट नहीं हो रही है, कोई पानी गंदा नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है, इन्वायरमेंट को कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। रिड्यूसेस केमिकल यूज, और हमें जो केमिकल का इस्तेमाल है वो भी कम हो रहा है। सपोर्ट सस्टेनेबल फार्मिंग, यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स, और इस बायोपेस्टिसाइड्स का हम यूज कर रहे हैं, हम लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल फार्मिंग यानी कि पर्यावरण अनुकूल खेती कर रहे हैं हम लोग, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। सस्टेनेबल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब है कि ऐसी खेती जो फसल को भी बचाए और हमारी पर्यावरण को भी बचाए, ठीक है। दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट क्रॉप वाइल प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए बिना हम लोग जो खेती करते हैं, वो सस्टेनेबल फार्मिंग है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन में मैंने आपको बताया था। तो आप लोग एग्जाम्पल बताइए तो क्रॉप रोटेशन का एक। हाँ निशु सही है। आपकी जो भी क्लास छूटी है आप लोग यूट्यूब से कर लीजिए, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर है। क्रॉप रोटेशन का एक एग्जाम्पल बताना। मैं क्रॉप रोटेशन का एग्जांपल पूछ रही हूँ कि जैसे राइस वीट रोटेशन। राइस वीट रोटेशन नहीं होता है, पल्स और वीट का रोटेशन होता है, यानी कि आप लोग दाल या फिर मटर वगैरह लगाओ गेहूं लगाने के बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि हम लोग जो भी खेती कर रहे हैं उसमें केमिकल का कम से कम इस्तेमाल करें, और ऑर्गेनिक रूप से मिलने वाली जो चीजें हैं जैसे खाद हो गई, या किचन वेस्ट से बना हुआ खाद हो गया, या फिर गाय के गोबर का खाद हो गया, वो सब इस्तेमाल कर रहे हो। बैलेंस फर्टिलाइजर यूज, अगर हम लोग खाद का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा ना करें जिससे कि हमारी फसल जल जाए, मिट्टी खराब हो जाए। प्रॉपर इरिगेशन यानी कि हम लोग सही रूप से पानी जो है स्मार्ट इरिगेशन करें, जिससे कि पानी जो है फसल को भी जितना जरूरत है उतना मिले और पानी की बर्बादी भी ना हो। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स, हम लोग जो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स अभी पढ़ के आए थे, जैसे कि लेडी बग है जो कि लाही को खाती है, या फिर चिड़िया हो गई जो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, तो वैसे मेथड्स का इस्तेमाल करें हम लोग, ठीक है। डिजीज आइडेंटिफिकेशन इन क्रॉप्स,
अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो फसल है उसमें कौन कौन से बीमारियां हो रही है, ठीक है। तो कुछ साइंस दिखते हैं उसमें, कुछ सिम्टम्स नजर आती है, जैसे कि लीफ डिस्कलरेशन हो गई, जो पत्ते हैं उनके कलर बदल जाते हैं, या तो वो पीले पड़ने लगते हैं, ठीक है। स्पॉट्स दिखता है उनपे, पैचेस दिखते हैं, वो सूखने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, और जो ग्रोथ है वो भी आड़ी टेढ़ी होती है, स्टन ग्रोथ, जैसे कि अ, जैसे टमाटर था वो पूरा गोल होने की जगह वो जो है आड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, तो स्टन ग्रोथ में आता है। अब मैं आपको या तो गूगल पे कुछ इमेजेस दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, कलर बदल गया है पत्ते का, है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्पॉटिंग हो रही है, अलग काले काले भूरे भूरे धब्बे बन रहे हैं, इसमें सफेद सफेद धब्बे बन गए हैं, ठीक है। पाउडरी टेक्सचर आया है, फंगस की वजह से आता है, जो पाउडरी सफेद सफेद टेक्सचर आता है ना, वो फंगस की वजह से होता है। देख रहे हो, ये फसल जो है सही से नहीं उग रही है, इमेज बी देखोगे तो, है ना। ये देखो यहाँ जो ऐसे कीड़े लगे हैं फसल पे, इमेज ई में जो दिख रहा है, ये थोड़ी सी ब्लर है इमेज। ये देखो कैसे कीड़े खा गए हैं, ये जो देखो कीड़ा भी है इस पे, तो ये ब्रिंजल के पौधे के जो लीफ थे उसको इसने खाया है, तो ऐसे आपको पता चलता है कि कीड़े लग गए हैं या बीमारी हुई है, ठीक है। ये है स्टंटेड ग्रोथ हो गई है, देखो जैसे बैंगन कैसा होना चाहिए था वैसा नहीं दिख रहा है, आरा टेढ़ा हो रहा है ना। तो ये सब दिखते हैं पेड़ में, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे जो भी लक्षण हो रहे हैं, या फिर जो हमें दिख रहा है कि पत्ते पीले पड़ रहे थे या ज्यादा झड़ रहे हैं, अगर हम लोग उस सब चीजों के बारे में जल्दी पता कर लेंगे तो भारी नुकसान होने से बच जाता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्रॉप मॉनिटरिंग। पहले किसान जो है पूरे खेत में पैदल घूम घूम के एक पत्ता चेक करता था, पर अब जो है हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि इन सब चीजों को आसान कर देती है, जैसे कि ड्रोन्स हैं, सेंसर्स हैं, मोबाइल एप्स है, सैटेलाइट इमेजेस हैं, या एआई बेस्ड स्मार्ट कैमराज है, जो कि लाइक फोटो खींच के आप लोग डालोगे एआई पे तो बता देगा कि क्या फसल में क्या दिक्कत हो रही है ना। इससे क्या होता है, रियल टाइम हमें जो है मॉनिटरिंग मिलती है, प्रॉब्लम्स का डिटेक्शन जो है वो भी जल्दी जल्दी होता है। हमने अभी फोटो खींची, अभी चैट जीपीटी पे डाल दिया, उसने बता दिया क्या परेशानी हो रही है, कौन सा खाद आपको डाल देना चाहिए इसमें, तो सही समय पे हम लोग जो है सही डिसीजन ले पाते हैं। हम देखेंगे कि ड्रोन्स कैसे क्रॉप प्रोटेक्शन में मदद करती है। ड्रोन्स जो है वो खेत के लिए आसमानी चौकीदार है, और वो ऊपर से जो है फार्म का एक्सरे लेती है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि पहले की कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रखा है, कहीं कीड़े तो नहीं लग रखे हैं, और हम 24/7 जो है हम लोग नजर रख पाते हैं फसल पे अपने खेत में। लाइक हमें जैसे पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर कीड़े लग गए हैं ठीक है तो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करेंगे हम।
फील्ड इमेजेस जो है हाई क्वालिटी फील्ड इमेजेस वो लेती है, जिससे कि हम लोग घर बैठे बैठे फिर देख सकते हैं उसको जूम कर करके कि कोई फसल पे कीड़ा तो नहीं है, कहीं कोई पीला तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है। स्मार्ट सेंसर्स कैसे काम आती है फार्मिंग में? तो सेंसर जो है वो डाटा कलेक्ट करती है, जैसे कि सॉइल मॉइस्चर, नमी कैसी है खेत में, टेम्परेचर कितना, तापमान कैसा है, उमस तो नहीं है, और क्रॉप की हेल्थ की जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही मिल रही है कि नहीं। इससे क्या बेनिफिट मिलता है? मॉनिटरिंग जो है वो बेहतर होती है, बर्बादी कम होती है, और क्रॉप का जो ख्याल रख रहे हैं हम वो अच्छी तरह से रख पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कंबाइंस डिफरेंट पेस्ट कंट्रोल मेथड टू रिड्यूस क्रॉप डैमेज सेफली एंड इफेक्टिवली। यानी कि आईपीएम जो है एक साइंटिफिक अप्रोच है, जिसमें हम लोग कीड़ों को मारने के लिए सभी मेथड्स यानी कि बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और कल्चरल तीनों को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग सिर्फ केमिकल पे डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। तो क्या क्या होता है आईपीएम में? पेस्ट को हम लोग मॉनिटर करते हैं रेगुलरली, हमेशा उस पर नजर रखते हैं। फिर उस पर हम लोग नेचुरल कंट्रोल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल का इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल कम से कम, एकदम लिमिटेड ही रखते हैं। देन हम लोग जो प्रिवेंटिव फार्मिंग है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इन्वायरमेंट जो है वो हमारा प्रोटेक्ट रहता है, केमिकल पे जो हम लोग निर्भर है वो कम हो जाता है हमारी निर्भरता, और सस्टेनेबल यानी कि पर्यावरण अनुकूल जो है हमारा खेती चल रहा होता है। चैलेंजेस क्या क्या आती है क्रॉप प्रोटेक्शन में? चलो हम लोग अगर इस्तेमाल कर भी ले ड्रोन्स का, सेंसर्स का, हम लोग बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल भी यूज कर ले, केमिकल नौ से नौ भी यूज कर लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चुनौतियों का हमें जो है सामना करना पड़ता है। जैसे कि रेसिस्टेंट पेस्ट, जो कि कीड़े जो है दवाइयों की डालने के बाद भी वो उससे जो है उभर जाते हैं। वो लोग अपना जेनेटिक जो है वो सुधार चुके होते हैं कि अब उनको उन दवाइयों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। फिर क्लाइमेट रिलेटेड डिजीज हो गई, जो कुछ कुछ अजीब बीमारियां हैं जो बदलते मौसम की वजह से आती हैं, उसको आप कैसे ही रोकोगे। देन हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट, यानी कि जो दवाइयां हैं वो महंगे होते हैं, छिड़काव करने के लिए भी जो पैसे लग रहे हैं, तो उन सब चीजों की वजह से जो है आमदनी में जो हमारा जो इनपुट का हमारे हम जो पैसे लगा रहे हैं उसका कॉस्ट जो है बढ़ जाता है, तो वो प्रॉफिट में से ही कटेगा ना, तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाती है। देन लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, टेक का या दवाइयों का जो किसानों को नॉलेज है वो कम होने की वजह से भी कुछ चैलेंज आते हैं। वो ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता पेस्टिसाइड के लिए, या अर्ली डिटेक्शन यानी कि पहले पता लगाने के लिए भी वो खेत में ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको चल चल के ही देखना पड़ेगा हर पत्ता, हर पेड़, है ना, हर पौधा, सॉरी। जो सरकारी ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी है वो ऐसे कामों में मदद करती है किसानों का, कि उनको समझाए सिखाए इन सब चीजों के बारे में, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, है ना। फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, या उनको सब्सिडी दे ताकि वो ड्रोन सस्ते में खरीद पाए। अब हम लोग जो है एक एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ये देखो, ये जो है पौधे, ये आपके धान के पौधे हैं, ठीक है। और इसमें ये देखो, पौधे में
ये नाव के शेप का जो है धब्बे हो गए हैं, ठीक है, नाव के शेप का या डायमंड के शेप का, है ना, देख रहे होगे तुम लोग, ये धब्बे हो गए हैं, ठीक है। अब पहले तो ये बताओ कि ये किस वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से कि फंजाई की वजह से या वायरल है या किसी कीड़े की वजह से हुआ है। कीड़े की वजह से नहीं पल्लवी, यस सोनू, वेरी गुड, फंगल की वजह से हुआ है ये। फंगल है, हाँ फंगल है, ये फंगस की वजह से हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि जो फंगल है, इसको जो है नमक फफूंद भी कहते हैं, तो उसकी वजह से होता है ये। और ये गर्म मौसम में फैलता है, गर्मी की वजह से होता है ये फंगल इन्फेक्शन। और इसको बचाने का तरीका पता है आप लोगों को, इससे आप लोग कैसे बचा सकते हो? अगर ये आपको दिख रहा है कि आपके चावल, सॉरी धान के खेत में हो रहा है, तो आप कैसे बचाव करोगे? हाँ, तो लाइक जो भी दवाइयाँ आएंगी उसका इस्तेमाल करोगे आप लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग शुरुआत में ही क्या कर सकते हो, जो भी आप लोग बीज बो रहे हो, तो आप लोग कोशिश करो कि बीमारियों से रहित जो बीजे हैं, डिजीज रेसिस्टेंट, ऐसे आप लोग सीड्स खरीदो और उनको बो, ताकि अभी आप लोग थोड़ा सा खर्चा करोगे बीज पे, तो बाद में हो सकता है कि आप पूरी मेहनत करने के बाद आपके खेतों में जो है कीड़े ना लगे, कोई बीमारी ना हो, तो बाद में पूरा पूरा फसल खराब होने से बचेगा। अगर आप अभी जो बीज खरीद रहे हो वो डिजीज रेसिस्टेंट यानी कि बीमारियों से लड़ने वाले बीज खरीदो। चलो एक और दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो, इसको कहते हैं टोमेटो लीफ कर्ल, ठीक है, लीफ कर्ल यानी कि टमाटर का मोदिया रोग, ठीक है। इसमें जो टमाटर के पत्ते हैं वो देखो कैसे घूम घूम के मुड़ जा रहे हैं, कर्ल हो जा रहे हैं, यानी कि मुड़ जा रहे हैं, जैसे कर्ली बाल होते हैं ना, बिल्कुल वैसे हो जा रहे हैं, देखो सारे इमेजेस में देखो, है ना, सब पत्ते कैसे हैं, घूम घूम के मुड़ गए हैं। इस वाले में सबसे सही से दिख रहा है, यहाँ पे देखो सारे पत्ते जो हैं वो कर्ल हो गए हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये किसकी वजह से होता है, पता है आपको? हाँ, मतलब किसकी वजह से है, कि फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, कौन सा है ये, फंगस की वजह से है, वायरस की वजह से, या किसी कीड़े की वजह से? ये जो है वायरस की वजह से होता है, मतलब अगर आपके पौधे में वायरस लग गया है तो ये उसकी वजह से होता है। और ये वायरल इन्फेक्शन किस कीड़े की वजह से होता है वो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। एक सफेद मक्खी होती है, व्हाइट फ्लाई, जो कि क्या करती है, किसी एक पौधे में वायरस लगा हुआ है, ठीक है, वायरस क्या होता है, वायरस छूने से फैलता है ना, या कांटेक्ट में आने से फैलता है। तो ये व्हाइट फ्लाई जो है, सफेद मक्खी, ये क्या करती है, ये जिस पौधे पे वायरस लगा हुआ है उस पे जाके बैठ जाती है,
फिर उसके बाद वहां से उठती है और जो हेल्दी हमारा अच्छा खासा पेड़ था, पौधा था, फसल थी, उधर आके बैठ जाती है। तो ये जो है फैलाती है वायरल इन्फेक्शन एक पौधे से दूसरे पौधे में। इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, खेत में हम लोग लेडी बग, जो मैंने आपको दिखाया था, आपको इमेज भी दिखाती हूँ मैं लेडी बग की। देखो ये होता है लेडी बग, ठीक है। ये लेडी बग जो है ये खा जाएंगी वो व्हाइट फ्लाइज को, तो इन वायरस जो है वो नहीं फैलेगा। या इससे हम, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन व्हाइट फ्लाई यानी कि जो सफेद मक्खी आती है उनको ये खा जाएंगी, तो वायरस का इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैलाएंगी, ठीक है। ठीक है, यही था आज तो। और भी कुछ है क्या? एक second। नहीं, अब कुछ भी नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, आपको आज के लेक्चर से कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है? और भी मैं बीमारियां लिख रही हूँ, आप लोग जो है एक और लिख रहे हो, इसके बारे में आप लोग खुद पढ़ के आना, ठीक है, गूगल पे। इसके बारे में आप पढ़ के आना, ठीक है। अब बताओ, कोई लेक्चर, कोई डाउट है? हाँ हाँ, आज की क्लास यूट्यूब पे डल जाएगी। बोलो, कोई डाउट है क्लास के किसी क्वेश्चन, किसी टॉपिक में? असाइनमेंट का टॉपिक अलग से मिलेगा क्या आपको? एक पीडीएफ मिला होगा ना, एक फाइल मिली होगी आपको। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक शेयर हुआ होगा ना जिसमें फाइल थी, तो उसमें से असाइनमेंट करना है आपको। 15 असाइनमेंट और 15 प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन है वो करने हैं, ठीक है। असाइनमेंट आपको पोर्टल पे अपलोड करना है ना, सेल्फ कोड का जो पोर्टल है जहाँ पे आप अटेंडेंस बनाते हो, वहीं पे असाइनमेंट अपलोड करना, वहीं पे चेक होगा, ठीक है। असाइनमेंट की डेट है जो आपको आपके कॉलेज वाले ने बताई होगी, वही डेट है। अभी यहाँ पे प्रियंका ने 19 बताया है, तो 19 19 20 यही है डेट, ठीक है, लास्ट डेट। नहीं नहीं, आपको असाइनमेंट जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिला है ना, वही है, कॉलेज में नहीं मिलेगा। और अगर आपके अटेंडेंस का इशू है, अटेंडेंस पूरा नहीं हो रहा है, तो परेशान नहीं होना है। आप लोग जब असाइनमेंट सबमिट करोगे ना, वही आपकी अटेंडेंस में काउंट हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ आपने क्लास करी थी। तो आप सारे जो असाइनमेंट है वो सबमिट करोगे, तो उसी के बेसिस पे भी अटेंडेंस जो है आपको मिल जाएगी। क्योंकि अटेंडेंस का इशू आ रहा है, कुछ लोगों का बन नहीं रहा है, तो अगर जिनका नहीं बन पा रहा है तो असाइनमेंट के बेसिस पे मार्क कर दिया जाएगा, ठीक है। वेरी गुड निशु। प्रीतम, देखो आप क्या करो, यूट्यूब पे पहले तो जाओ, सेल्फ कोड अकेडमी होगा यूट्यूब पे, उसको खोलना। इसमें प्लेलिस्ट में जाना, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी यहाँ पे सेल्फ इंटर्न, सॉरी, यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको स्मार्ट एग्रीकल्चर की। उस प्लेलिस्ट से आप लेक्चर कर लेना। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लिंक शेयर हुआ होगा जिसमें असाइनमेंट्स है। आपको 15 असाइनमेंट, 15 प्रैक्टिकल, टोटल 30 असाइनमेंट करके सेल्फ इंटर्न की ही वेबसाइट पे अपलोड करना है। वहां पे आपको असाइनमेंट सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा, वहीं पे करना है। कौन सा पीपीटी देखना है सोनिया आपको? ओके, गुड मॉर्निंग। 15 असाइनमेंट है, 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है। थोड़ा और नीचे जाओगे उसमें तो मिलेगा आपको, उस फाइल में थोड़ा और नीचे जाओ, असाइनमेंट प्रैक्टिकल के भी है। 15 असाइनमेंट है, 15 प्रैक्टिकल है।
आपका फर्स्ट क्लास है ना, बट असाइनमेंट तो करना पड़ेगा ना। आप अब देखो 7 क्लास तो हो गई है, अब आपकी आज पहली है, आप उसकी वजह से हम लोग तो नहीं रुकेंगे ना, तो आप असाइनमेंट तो करोगे ही। आप असाइनमेंट के लिए ऐसे भी 19-20 तक का टाइम है, तो तब तक आप लोग आप करो। और जो क्लास आप नहीं कर पाए हो, आपको यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगी। यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लासेस है, मेरी ही रिकॉर्डेड है, वहां पे से कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, एक्टिविटी असाइनमेंट जो भी है वो अपलोड कर देना वहां पे। हाँ हाँ, एक दिन में भी सारा असाइनमेंट आप लोग भेज सकते हो। बस डेडलाइन से पहले भेज देना। सोनी, फिर आप नेटवर्क इशू होगा आपका। आप कोशिश करिए कि ज्यादा नेटवर्क वाले एरिया में बैठे हो, क्योंकि बाकी लोगों को तो नहीं हुई दिक्कत, तो आई थिंक आपके नेटवर्क में दिक्कत होगा। मेरी क्लास 5 बजे से 6 बजे तक होती है प्रीतम। अभी मैं डाउट ले रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी 40 मिनट तक पढ़ाया था। अब आप तब कहाँ थे मुझे पता नहीं है, तो तब मैं पढ़ा रही थी। प्रैक्टिकल भी हाँ A4 साइज में ही लिख देना। सेल्फ इंटर्न की जो साइट है जहाँ पे आप अटेंडेंस बनाते हो, वहीं पे सबमिट होगी। और वहीं पे सबमिट होगी, ठीक है। अरे मेरे कैमरे में कुछ इशू आ रहा है, तो एक दिन ऑन होता है, अगले दिन पता नहीं क्या हो जाता है उसको। कॉपी में भी हाँ प्रैक्टिकल लिख के सबमिट कर सकते हो, बस आपके फिर आपके कॉलेज वाले अगर मांगते हैं बाद में फ्यूचर में, तो आप देख लेना कैसे देना है उनको। बाकी ऑनलाइन में तो आप मुझे कॉपी पे भी लिख के दोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप टेक्निकल टीम से बात करो एक बार, अगर आपको उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की तरह एग्रीकल्चर दे दिया है, तो मैं आपको नंबर भेज देती हूँ, ठीक है। आप इस नंबर पे बात करो। ये स्टूडेंट सपोर्ट नंबर है, इस पे कांटेक्ट करिए कि आपको उन्होंने गलत क्लास में भेज दिया है, ठीक है। असाइनमेंट जहाँ पे अटेंडेंस बनाते हो ना, जिस साइट पे, उसी साइट पे असाइनमेंट सबमिट करने का ऑप्शन है, वहां पे ही होगा। कैसे भी पेज में कर सकते हो, सादे पेज में, लाइन वाले पेज में। आप लोग कैसे नर्सरी वाले बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? आप लोग कॉलेज में हो यार, असाइनमेंट कैसे भी पेज में कर लोगे सबमिट। तुम लोग को भी पता है असाइनमेंट चेक करना होता है बस, उससे मतलब नहीं होता उनको कि कौन से पेज में कर रहे हो, कैसे पेज में कर रहे हो, है ना। अब आप लोग इस एज में पूछ रहे हो मुझसे कि मैं सादे पेज पे करूँ या लाइन वाले पेज पे करूँ, किसी भी पेज में कर लो। आपकी हैंडराइटिंग जहां अच्छी बनती है, जिस कलर के पेन से अच्छी बनती है, उस कलर के पेन से कर लो। कोई वो selfinterncom जो है ना, उसका लिंक भेज दो इसको। अटेंडेंस कहाँ बनती है वो उसको। हाँ, जिनको भी कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं। और तुम लोग क्लास से रिलेटेड कोई डाउट पूछते ही नहीं, और टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है तुम लोगों का। पूरे टाइम असाइनमेंट कैसे करना है, अटेंडेंस कैसे बनानी है, सिर्फ अटेंडेंस बनाने आए हो तुम लोग। क्या पूछ रहे हो सौरभ आप? मैंने देखा नहीं, एक सेकंड। सौरभ, आपका मैसेज मुझे दिख ही नहीं रहा। ओके मैम, आप जो बताए प्लांट्स में पत्ता मुरझाने के लिए जो बताया, लेकिन मैंने जांच करने के लिए ला लेकर गया था तो ज्यादा नमी होने के कारण बताया था। तब मुरझाने के लिए जो बताया। अच्छा अच्छा, जो कौन से वाले का बात कर रहे हो आप? मैं आपका ना माइक ऑन करती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। सौरभ, मैं आपका माइक ऑन करती हूँ, फिर आप बताना मुझे, ठीक है, आप क्या पूछ रहे हो। मुझे यहाँ पे थोड़ा कम समझ आया।
सौरभ, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, आप एक बार माइक ऑन करके आप मुझे बताओगे कि क्या हो रही है प्रॉब्लम, क्या डाउट था आपका, एक बार आप बताओगे मुझे। सौरभ, आपका माइक एबल कर दिया है मैंने, तो आप एक बार ऑन करो माइक और पूछो तो। आपने जो मैंने जो वो टमाटर का बताया था कर्ल वाला, उसका पूछ रहे हो आप। सौरभ, हाँ, स्मार्ट एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स यही है कि अगर प्रीतम, आप अगर फालतू बातें करोगे तो फिर जैसे माइक और कैमरा ऑफ हो जाता है ना डिसेबल, तो बाकी चीजें भी हो जाएंगी। आपको मैं बता रही हूँ ना, पहले जो वो सुन लो, ठीक है। तो जो बेनिफिट है स्मार्ट एग्रीकल्चर के, ये है कि आप लोग जो पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, जो अंदाजे से किया जाता था कि हाँ चाचा ने बताया था कि खेत में इतना पानी डालना चाहिए, इस फसल को ऐसे उगाना चाहिए, जिसमें नुकसान होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन स्मार्ट एग्रीकल्चर आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, आपको वो मदद करता है, ड्रोन से, सेंसर से मदद मिलती है, जिसकी वजह से क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी मदद करता है, आपके जो लॉस है उससे बचाता है, ठीक है। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर का अगर आप इस्तेमाल करोगे, टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल करोगे, तो जो नुकसान होने वाला है उससे भी बचेगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ये भी समझ रहे हो कि फसल में कौन सा कीड़ा लगा है, उससे कैसे बचना है, और कैसे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करनी है। तो एक तरह से हम इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हैं, ठीक है। तो यही सब फायदे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर के। सौरभ, अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो मुझे जितना समझ आ रहा है मैं उतने हिसाब से आपको बता देती हूँ कि जो पत्ता आप मुरझाने की वजह से आप टेस्ट के लिए लेकर गए थे, तो उसने आपको बताया कि नमी होने की वजह से, यानी कि पानी ज्यादा होने की वजह से खराब हो रहा है आपका पौधा। तो हाँ, अगर आपने टेस्ट कराया है तो वो सही बता रहा होगा। जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो हम देखते हैं अलग अलग बीमारियों के, जैसे कि मैंने वो टोमेटो कर्ल वाला बताया था जिसमें पत्ते जो है वो घूम जा रहे थे मुरझा के, तो वो उसका एक मेजर सिम्टम है, ठीक है, जिससे आप मानोगे कि हाँ हो सकता है इसमें फंगल इन्फेक्शन हो, ठीक है। हाँ हाँ, एग्रीकल्चर जो है इंडिया में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली जॉब का जो है ऑप्शन है यहाँ पे। लेडी बग से पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है, वो अच्छे होते हैं। हाँ, तो क्या पूछ रहे हो तुम। जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो देखो, एग्रीकल्चर इंडिया का सबसे मेजर जो है इकोनॉमिकल फैक्टर है, ठीक है, इकोलॉजिकल फैक्टर है, तो आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो है एग्रीकल्चर डाटा एनालिस्ट, यानी कि डाटा का जो वैज्ञानिक होगा वो आप बन सकते हो, जो कि सैटेलाइट सेंसर्स और इन सब से
डाटा है उसको कलेक्ट करता है और उसकी रिपोर्ट रेडी करता है ना, कि कौन सी बीमारियों से, कौन से पेस्ट की वजह से कौन से बीमारी हो रहे हैं, कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। कंपनी जो है हायर करती है ऐसे लोगों को एज अ डाटा एनालिस्ट। जो है आप किसानों को बताओगे कि कब कौन सी फसल उगानी है और कितना पानी डालना है, ठीक है। आपको एक फसल के बारे में पूरी जानकारी होगी जो आप किसान को दे सकते हो। मोबाइल ऐप डेवलपर्स भी हो सकते हो आप, हाइड्रोपोनिक या ग्रीन हाउस के फार्मर्स भी हो सकते हो आप, जो कि सब लोग नहीं करते हैं, जिन सब लोगों को नहीं पता होता है कि ग्रीन हाउस में खेती कैसे करनी है या हाइड्रोपोनिक में कैसे करनी है, तो आप उसमें उनकी मदद कर सकते हो। ठीक है, हाँ, आप लोग लीव कर सकते हो। आज का लेक्चर इतना ही था। पढ़ोगे डिग्री मिलेगी। अटेंडेंस नहीं बन रही है कोई बात नहीं, असाइनमेंट सबमिट करना, असाइनमेंट के बेसिस पे आपको जो है अटेंडेंस मिल जाएगी। ठीक है, चलो बाय बाय, लीव कर रहे हैं। ठीक है, अटेंडेंस नहीं बन रही है जिसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप असाइनमेंट सबमिट करोगे ना, तो असाइनमेंट के बेसिस पे अटेंडेंस मिल जाएगी। एक पेज, 2 पेज, उस हिसाब से ही बनवाना, ठीक है।